नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आएंगे। 7 मंत्रियों के साथ भारत आ रहे राष्ट्रपति। 15 व्यावसायिक समेत 25 समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। लालू प्रसाद के लैंड फॉर जॉब केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। नौकरी के बदले जमीन केस में बढ़ सकती है मुश्किलें। कोर्ट ने 10 नवंबर की सुनवाई के दौरान तय कर लिए थे आरोप। हाथरस गैंगरेप केस में सांसद राहुल गांधी पर मानहानि मामले की सुनवाई आज। राहुल गांधी ने दोष मुक्त युवकों को बताया था आरोपी। भाजपा को 959 करोड़, कांग्रेस को 313 करोड़ मिला चंदा। चुनाव आयोग का 2024 से 25 का डेटा। टाटा ग्रुप के ट्रस्ट ने 10 पार्टियों को 914 करोड़ दिया। देश भर में इंडिगो का 150 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। एयरलाइन कंपनी में क्रू की कमी। दिल्ली, मुंबई सहित कई एयरपोर्ट पर हजारों यात्री परेशान। राजस्थान में आज से कड़ाके की ठंड। एमपी के भोपाल में पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। बिहार के 12 शहरों में कोहरा। उत्तराखंड में पाला गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। क्योंकि हमारा सैनिक सीमाओं पर हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहता है। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारा वर्दीधारी जवान सचेत रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। उसके प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में होना चाहिए। उसके बलिदान को सम्मान दिया जाना चाहिए। उसकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। चौथा प्रण प्रधानमंत्री जी ने जो किया वह कि विदेशी आक्रांता क्यों सफल हुए? क्योंकि हम विभाजित थे, जाति के नाम पे बटे थे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बटे थे। याद करना, अगर कहीं पे आग लगी है, पड़ोस में आग लगी है, हम निश्चिंत बैठे हैं कि मेरा क्या हो रहा है, तो याद करना देर सवेर वो आग आप तक भी पहुंचनी है। अगर कहीं धुआं है बगल में, समय रहते हम सचेत होकर के उसको बुझाने में योगदान दे देंगे तो हम भी बच जाएंगे। सामाजिक विद्वेष की खाई को चौड़ा होने से रोकना। हमारी पहचान जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, हमारी पहचान हमारे देश के आधार पर होनी चाहिए, हमारी राष्ट्रीयता के आधार पर होनी चाहिए। हर भारतवासी का यह संकल्प होना चाहिए, सामाजिक भेदभाव की खाई को दूर करना, राष्ट्रीय एकता और एकात्मता के लिए पूरे प्राणपण से जुटना। ये चौथा संकल्प प्रधानमंत्री जी का था। और पांचवां और अंतिम महत्वपूर्ण संकल्प नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करना है। आजादी के बाद एक भाव आया, हमने मान लिया देश आजाद हो गया। आजाद हो गया इसका मतलब अब हमारे ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता है, यह हमने मान लिया। यानी कानून दूसरे पे लागू होगा, मुझ पर नहीं। ये जो प्रवृत्ति है, यही सारी विपत्ति और सारी जितनी भी समस्याएं हैं उसकी जड़ ये है। अगर कानून दूसरे के लिए है तो कानून मेरे लिए भी है, यह भाव होना चाहिए। और इस भाव को ध्यान में रख करके नागरिक कर्तव्य, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए। नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति होती कब है? जब एक छात्र संस्कार युक्त शिक्षा पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन प्रशिक्षण के साथ जुड़ करके अपने आप को साबित करता है। एक शिक्षक का नागरिक कर्तव्य है कि अपने छात्र को संस्कारित करे, उसका सर्वांगीण विकास करे। एक व्यापारी का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी के साथ अपने व्यापार क्रम को
आगे बढ़ाएं। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि ईमानदारी के साथ वह अपने सेवा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके ईमानदारी के साथ शासन की योजना हर उस नागरिक तक पहुंचाएं जिसके लिए बनी हुई है। अगर हर नागरिक अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता है तो ये पंच प्रण है जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में हमारे लिए सहायक बनेंगे और हर भारतवासी एक दिशा में सोचने लग जाएगा, एक दिशा में कार्य करने लग जाएगा। कोई कारण नहीं कि 2047 आते आते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में एक विकसित भारत के रूप में होगा। और विकसित भारत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का भारत होगा। हम सब भारतीयों का भारत होगा। उस भारत के निर्माण के लिए ही, उस भारत के प्रति अपनी संकल्पना को, अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और उसके साथ जुड़े हुए आज हर एक पक्ष को लेकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कार्य कर रहा है। शिक्षा के अपने विजन को तो आगे बढ़ा ही रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उससे जुड़े हुए सभी पक्षों को लेकर के, क्या एलोपैथ हो, क्या आयुर्वेद हो, क्या नर्सिंग हो, क्या पैरामेडिकल का हो, क्या एग्रीकल्चर का हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में हो या महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के रूप में हो, महिलाओं की शिक्षा के लिए या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र में अन्नदाता किसानों के प्रशिक्षण के लिए महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र हो या फिर अन्य संस्थाएं दूर दराज के क्षेत्रों में निरंतर इस दिशा में कार्य कर रही हैं, एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं और अपने संस्थापकों की उन भावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रत्येक वर्ष हर संस्था के सामने कुछ लक्ष्य दिए जाते हैं। हर संस्था के सामने संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के आयोजनों के साथ जुड़ने का एक तय लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य को लेकर के वो आगे बढ़ता है। और यह अवसर होता है हम सब के लिए कि हम साप्ताहिक संस्थापक समारोह कार्यक्रम को एक समग्रता के साथ देखें तो इसकी शुरुआत हम एक अनुशासन पर्व के साथ इस शोभा यात्रा के माध्यम से निकालते हैं। एक सप्ताह का कार्यक्रम हर संस्थान के साथ एक दूसरे को जानने, समझने, सीखने और सिखाने का अवसर होता है। मनुष्य का जीवन जीवन भर जानने और सीखने का होता है और जानने और सीखने का यह अवसर हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर आप सबसे मेरी यही आग्रह होगा, यही अपील होगी, हम अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ते हैं। सीखें भी, सिखाएं भी, एक नई प्रेरणा के रूप में इस संस्थापक समारोह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अभी से तय करें कि जब शिक्षा परिषद अपना शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस महोत्सव के दौरान हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी से हमारी तैयारी इस रूप में दिखनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप
अपनी संस्था के समग्र विकास के लिए अपना बेहतरीन योगदान देने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि, अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी को, अन्य सदस्यों को जो आज हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से खबर, गैर समुदाय की युवती का अपहरण के बाद हत्या। समुदाय विशेष के आरोपी ने अपहरण के बाद युवती की हत्या की। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी सलीम कबाड़ी को गिरफ्तार किया। कबाड़ की फेरी लगाने गांव नैथला हसनपुर आता था सलीम। गांव से अपहरण कर युवती को ले गया था आरोपी ने डेड बॉडी को लेने से इनकार किया। चोला थाना क्षेत्र के गांव नैथला हसनपुर की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कबाड़ की फेरी लगाने गांव नैथला हसनपुर आता था सलीम। ग्रामीणों ने डेड बॉडी को लेने से किया इनकार। ग्रामीणों ने डेड बॉडी को लेने से किया इनकार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर खटीमा से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार शाम खटीमा पहुंचकर उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में एकत्रित किसानों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता ने फूलों की माला पहनाकर और पुष्प वर्षा करते हुए नई फसल का गन्ना भेंट कर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। किसानों ने उन्हें सम्मान स्वरूप किसान पुत्र की उपाधि से भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने स्वागत और सम्मान के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, राज्य सरकार किसानों के हित के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। मैं भी एक हाँ सर आराम से।
हम लोगों ने सदन में भी बहुतों बार मांग रखी है, हम लोगों ने सदन में भी कहा है भाई बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, कीटनाशक और जितने भी मजदूर या लेबर हम कहें, उसके सापेक्ष में गन्ने के मूल्य की वृद्धि की जाए। लेकिन ये जो सरकार ने किया है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश को कॉपी किया और उत्तराखंड में गन्ने के मूल्य को पेस्ट कर दिया। इससे ज़्यादा हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत सारी योजनाओं में देखा है और हम लोगों ने कहा है कि भाई आप पंजाब की तर्ज पर या अन्य प्रदेशों की तर्ज पर गन्ने का मूल्य बढ़ाइए। अगर हम महंगाई के सापेक्ष कहें तो कम से कम 500 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का भाव जो है होना चाहिए। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किसानों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने उन्हें किसान पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को बताया कि सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 405 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चीनी मिलों को किसानों का भुगतान समय पर करना होगा और अनियमितता पर तुरंत ही कार्रवाई होगी। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हाँ सर, आराम से। और अब सीधा आपको संसद की कार्यवाही दिखाते हैं, लोकसभा सदस्य दिखाते हैं। बिगड़ गया और वैसे उस काम के बारे में भी काफ़ी तकरारें थी। बाद में अनेक सदस्यों ने कहने के बाद उसकी इंक्वायरी भी की गई, उसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की गई, काफ़ी बातें रेक्टिफाई की गई है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर यह रास्ता ठीक हो जाएगा और फुटिंग पर अब वो काम शुरू है। धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की कुछ गंभीर समस्याएं जो इसी चीज से संबंधित हैं उनके बारे में उठाना चाहता हूं। ये सभापति जी, बनारस से प्रश्नकाल है सर, प्रश्नकाल में ही इसी मुद्दे से संबंधित तो संक्षिप्त क्वालिटी की बात चल रही है सभापति जी, उसी मुद्दे बात कर रहा हूं। संक्षिप्त में बोलना। अधूरे प्रोजेक्टों की बात चल रही है, उसी पे बोलूंगा। माननीय मंत्री जी, बनारस से आजमगढ़ के बीच जनपद जौनपुर में 18 किलोमीटर आज भी 2 लेन है, जबकि बनारस से लेके लुम्बिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत ये सड़क आती है और वो 18 किलोमीटर चलने में अध्यक्ष जी घंटों लग जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो उस सड़क को यथाशीघ्र जो 4 लेन का आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसमें कंप्लीट करा दे। साथ ही साथ जनपद आजमगढ़ में एक कोटला जगह पर टोल है। माननीय मंत्री जी, मैंने लिख के भी दिया आपके अधिकारियों को, कोटला पे टोल लगा हुआ है, यही बनारस आजमगढ़ के बीच में। वहां टोल वालों का इतना आतंक है कि वहां पे जो आपस में लिंक रोड्स बने हुए हैं लोकल आजमगढ़ के अंदर के संपर्क मार्ग, उन संपर्क मार्गों पर बैरियर डाल दिया है। टोल वालों की इतनी आतंक गुंडई चल रही है वहां पर NHAI के नाम पर कि कोई संपर्क मार्ग से न गुजर सके। यहां तक माननीय अध्यक्ष जी बातें आ रही हैं कि बच्चों की स्कूल बसें भी उस संपर्क मार्ग से नहीं गुजर पा रही हैं। इस तरह का NHAI का टोल की वसूली, पैसे के वसूली के नाम पर जो आतंक आजमगढ़ में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी कृपा करके आजमगढ़ वालों पर रहम करिए, बच्चों की स्कूलों की बसों को निकलने दीजिए, इतना आतंक न करवाइए। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट लास्ट कहूंगा, 1 मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट सुन लीजिए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमने नई टोल के लिए टोल नाके ही खत्म कर दिए हैं। केवल एंट्री रहेगी और नंबर प्लेट का फोटो लेंगे और फास्ट ट्रैक होगा और डायरेक्ट बैंक अकाउंट से टोल के उतने पैसे ही जहां से एंट्री की वहां से वही तो सर, वही आप मेरी बात सुनिए। वैसे मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा और सम्मान्य अध्यक्ष जी, आप भी मुझे संरक्षण दीजिए। 10 लाख करोड़ के काम चालू है, 4,500 प्रोजेक्ट, और प्रश्न केवल एक दूल्हे से नाश्ते के बीच का है। अब मैं सब प्रोजेक्ट के डिटेल की जानकारी तो दे नहीं सकता, पर आप एक काम करिए कि मेरे क्वेश्चन आवर के दिन समाप्त होने के बाद सब अधिकारी यहाँ आते हैं, सब MPs आते हैं,
तो आप आज भी आ सकते हो। मैं सामने आपके सामने बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और अब ये टोल से समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद ये कोई टोल रोकने वाले लोग नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा। और ये सिस्टम में पहले 10 काम अब हमने अवार्ड कर दिए हैं। इसके बाद आगे चलकर ये 1 साल के अंदर लगभग हम पूरी तरह इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टोल पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, श्री के राधा कृष्णन। 63। ऑनरेबल मंत्री जी, जवाब पटल पर रखा हुआ। ऑनरेबल माननीय सदस्य। Thank you, sir. Sir, Kozhikode-Wayanad tunnel is a tin tube tunnel road project in the state of Kerala. This tunnel road is essential for the safe and all-weather connectivity between Kerala and Karnataka, especially considering the frequent landslide on the Tamarassery Ghat Road. Sir, my question is, will the government commit to including this project under the Bharatmala or any other central scheme? Sir, Honorable Speaker, sir, this is one of the important tunnel road project. Actually, this Kozhikode-Wayanad tunnel is being developed by Kerala government on state road from their own resources. IMART is responsible for the development and maintenance of only national highway. The proposal for any financial assistance still up till now, we don't have any proposal we received from Kerala government. Sir, regarding this, this is a very important project, and regarding the Kerala, the situation is really very, very crucial, because in Kerala, in all national highway, the urban development is already developed roadside, and it is very difficult to acquire the land. At the same time, there are a lot of demands from the people, member of parliaments, and that is to be also really very difficult to fulfill the demand. Regarding this section NH 766, there is also the Tamarassery Ghat also is there. So these are the crucial issues. Regarding some problems, regarding diversification of the road, first of all, there was no provision. Only we have just taken a very simple methodology using for making that alternative road. But now we have taken a decision that we will make that road with the concrete, and that is the reason that many of the problems we will resolve. Regarding the Ghat section, now there is a 90% angle by which we are developing, and that is to be dangerous, because in the rainy seasons it is a very difficult task. So now we are coming to conclusion, we will acquire more land, and we will at least maintain the angle of 45 degrees. And at the same time, before starting the construction of the road, we will first giving priority for developing of that particular area, and after that we will start the construction. Regarding the problem in Kerala, there are a lot of problems. We have appointed a special committee, technical committee, some people from IITs. We have already received the report, and after considering that report, we are also taking action, and there are a lot of chances and opportunity for us to use new technology, new innovation, in particularly in the road construction, in the tunnel, and we will see that the problem will be resolved. Thank you, sir. Sir, my second question. This question is out of main question. Sir, will the government take urgent step to complete the national highway roads in Kerala, especially my constituency Alathur? Only constituency, which national highway is there, if you can tell me, then it will be easy for me to give the answer for that. What is the number of that national highway? Palakkad highway number. Sir, actually,
In Kerala, particularly, situation is really very, very challenging. Per kilometer, land acquisition costs come to 50 crore rupees per kilometer. Sir, previously, it was committed by the Chief Minister that the state government will contribute 50% of the land acquisition cost. So they contribute, they also give us 5,000 crore. But it is very difficult from their state budget to give that much money for land acquisition. So after that, we consider that problem and a request from the state government. We give them a good proposal that whatever the GST on steel and cement on that particular road, the share of the Kerala government is 9% on that GST. That will be contributed from the state government for that project. Then the royalty for the aggregate, sand and stone, other things, that is also to be exempted, and by which we have found out some solution. And now there is no problem about the land acquisition. We have already resolved that. But the Kerala, the problem is that there is no land available for acquisition. And even in green alignment also there is a lot of problems. So today this Palakkad Kozhikode is also one of the important projects, new project. And we are already the project a proposal to be already submitted to the ministry, and we are now also working on it. We will make the pre-feasibility report, and positively we will try to resolve that issue, and that is the need of that particular region. So we are very positive about it. We will try to do it. Srimati Mahua Motra. Thank you, sir. Thank you, sir. With your permission, I'd like to bring the attention of the Honourable Minister to the deplorable state of the National Highway 12, which goes through from Calcutta till, it used to be National Highway 34, sir. It is now National Highway 12, which is basically the North Bengal, South Bengal. The condition of the road from Boro Jaguli till the Murshidabad border, going to the district of Nadia, after the monsoon, sir, is absolutely abysmal. There are huge craters, waterlogging. No repair has been done, sir. And also, due to the lack of service lanes and truck laybys, because of the dhabas and the petrol pumps, there are accidents happening every day with people trying to take illegal U-turns. If this is something that could be fixed at the earliest. Thank you so much, sir. Honorable Sir, the question is only related with the Kerala state government. This is the question, Honorable Member, which is already raised, is from West Bengal. Sir, I will request Honorable Member that after question hour, all officers are there. You come there, I will resolve your issue. Arvind Sawant. धन्यवाद सर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र में मुंबई गोवा पिछले 10 सालों से भी ज्यादा चांद पर जितना खर्चा नहीं उससे ज्यादा खर्चा रास्ते को हो गया है, फिर भी आज तक वो रास्ता नहीं पूरा हो रहा है, रास्ता ठीक नहीं हो रहा है। आप इसमें व्यक्तिगत रूप से अगर ध्यान दोगे तो ये काम होगा। मैं आपके द्वारा विनती करता हूँ, बहुत परेशान है लोग 10 बरस से, तो ये रास्ता कब होगा और किस तरह से होगा? धन्यवाद सर। सर, ये सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सही है। ये रास्ता 2009 में शुरू हुआ और मैं मंत्री 2014 में बना हूँ, तो ये पुराने स्टेट पीडब्ल्यूडी के उस समय के सरकार को दिया हुआ था, उन्होंने शुरू किया। यहाँ लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे, अभी तक बहुत कॉन्ट्रैक्टर बदल गए। क्या कारण है मालूम नहीं, काफ़ी कार्रवाई भी की गई, पर अब लगभग 89% काम पूरा हुआ है और इस साल अप्रैल के अंदर ये कंप्लीट रोड पूरा होगा और इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। पर इसको बहुत डिले हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ, अप्रैल के पहले पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 64 श्री माथे शरण VS। नो, माननीय मंत्री जी। इसका मेरे अध्यक्ष महोदय सवाल पटल पर रखा हुआ। माननीय सदस्य राजीव जी, राय जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं एक धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को बलिया मऊ के सैंक्शन करने के लिए, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ
क्योंकि वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग के बारे में कई बार मैंने आपसे व्यक्तिगत मुलाकात भी किया, लिख कर भी दिया, और मेरे पास आश्वासन का पत्र भी है आपके मंत्रालय से कि 30 मई को पूरा हो जाएगा। कल मैंने कमेटी के बैठक में भी उठाया था, लेकिन अभी लगता है कि कोई उस पर काम नहीं हो रहा है। और जो सवाल जवाब आता है माननीय मंत्री जी, अन्यथा मत लीजिएगा कि वो बिलो द रेट किया इसलिए उसको हमने बंद कर दिया, ये बिलो द रेट किया। हमारे यहाँ जब से मैं पहली बार आपके यहाँ आया आज तक पता कर लीजिएगा उस रोड पर कितना एक्सीडेंट हो गया है। वो जेपी वाला भाग गया, पैसा सीज कर लिए, उससे आम जनता को लेना देना नहीं। हर रोज मर रहा है, हर रोज के पास जो फ्लाईओवर है सबसे खतरनाक है। कल मैंने आपके अधिकारियों को भी बताया। तो मैं निवेदन सिर्फ इतना है सर कि जो माननीय मंत्री जी ने पत्र लिखा था कि 30 मई तक पूरा हो जाएगा, नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ चीजें माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप जाकर मिल भी लिया करें। सर आज सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे 10 लाख करोड़ के 3,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू है। हर प्रोजेक्ट का डिटेल मेरे पास भी नहीं है और मुझे उतनी जानकारी भी नहीं है, पर ये जहाँ तक ये आपने वाराणसी गोरखपुर का पकड़ा है ये प्रोजेक्ट का, इसमें कुछ दिक्कतें आई थी, जो कंपनी थी उसकी भी प्रॉब्लम्स थे, और अभी ये लगभग मार्च 26 के पहले ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको मार्च 26 के बाद कोई तकरार नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 65 श्री अजय भट्ट। क्वेश्चन नंबर 65 से माननीय मंत्री महोदय, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। मान्यवर, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और आपदाओं की मार झेलता है। हमको मात्र 4 महीने काम करने के लिए मिलते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि ये जो जेजेएम चलाई, इससे आम आदमी और जहां तक कोई जा नहीं सकता था वहां तक पानी पहुंच रहा है। परंतु हमारे वहां पर अभी एक प्रॉब्लम यह है मान्यवर कि पंप लगने थे, पैसा नहीं है, पंप नहीं लग रहा है। ओवरहेड टैंक बनने थे, लाइन बिछ गई, पैसा नहीं है। और चूंकि उत्तर में कहा गया है कि हमने पूरा पैसा दे दिया है 90-10 के अनुपात में, लेकिन 10 का अनुपात जो था राज्य सरकार ने तो पूरा दे दिया, लेकिन 90-10 में जो पैसा दिया है आपने बताया है उत्तर में 25 और 26 में कोई भी इस वित्तीय वर्ष में एक नया पैसा भी हमको नहीं मिला। इसलिए मान्यवर, इसमें चाहे कुछ भी हो, यहाँ से कोई टीम जाए, कोई देखे और वहाँ जाके कम से कम जब वो बिखरी पड़ी है लाइनें, लोग बाग कहते हैं कैसे हुआ है और पैसा दे रही सरकार, नियत साफ है, तो उसको पैसा रिलीज करना चाहिए मान्यवर जितना भी बचा हुआ है। और हमको अभी 3,568 और 3,289 रुपये, यानी कि 90% के योगदान से हमको इतना पैसा अभी तक मिलना है। क्या ये धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में रिलीज कर दी जाएगी? ये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। आज तक करीब 15 करोड़ घरों में जल जीवन मिशन के द्वारा पानी दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर भी बाकी जगह तो 50-50% पैसा दिया जाता है। उत्तराखंड या कुछ राज्यों में 90-10 के जरिए 90% पैसा केंद्र सरकार की ओर से उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। इस बार भी माननीय एफएम ने इस बार भी 67,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है, मगर कई जगह से, कई राज्यों से, कई एमपीओ से बहुत सी कंप्लेन इसके बारे में आई। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने अभी भी एक निर्देश दिया और बार बार दिया है कि ये जो योजना है वो लोगों के घर में पानी देने के लिए बनी है। पानी देना ही पड़ेगा, पाइप बिछाकर या सिर्फ नल डाल के, फोटो डाल के वो अगर छोड़ देंगे तो वो चलेगा नहीं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैं आपके बताऊं कि अभी तक इसके अंदर करीब 4,000 लोगों के ऊपर, कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। एक राजस्थान के मंत्री तो कल तक वो जेल में थे। कई लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है, किसी को चार्जशीट दिया गया है। हम लोग स्कीम के द्वारा, एक स्कीम बनाकर स्कीम के द्वारा ही उनको पैसा देना चाहते हैं, और जो अभी तक जो पैसा उनको दिया गया है उसका वो हिसाब भी जमा करे, उसका वेरिफिकेशन भी दे।
और जब तक वो नहीं देंगे उसको पैसा देना हमारे लिए भी मुश्किल है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का